मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के लोगों से किया संवाद। हिमालयन बास्केट का किया शुभारंभ। कहा, हमारा स्वप्न और संकल्प है कि एक आदर्श चंपावत बनाए। देहरादून में होगा विधानसभा का बजट सत्र। 26 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा सेशन। पक्ष विपक्ष के 40 विधायकों ने सत्र को गैरसैंण के बजाय देहरादून में कराने की रखी थी मांग। सचिवालय कर्मियों के लिए इलेक्ट्रिक बस का संचालन शुरू। मुख्य सचिव और जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में मिलेगी मदद। डीजीपी अभिनव कुमार ने ली पुलिस अधिकारियों की बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की गई बैठक। जिलों में पुलिस बल की व्यवस्था को लेकर प्लान तैयार करने के दिए निर्देश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी देहरादून को पॉल्यूशन फ्री सिटी बनाने के लिए प्रदेश सरकार काफी संवेदनशील नजर आ रही है। इसके लिए सरकार ने पीएम ई बस सेवा के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ाने की कवायद में जुटी है। सरकार की ओर से सबसे पहले राजधानी देहरादून को पॉल्यूशन फ्री सिटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत दून में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने सचिवालय और विधानसभा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ई बस सेवा की शुरुआत की है। ये बस सेवा केदारपुरम से विधानसभा होते हुए सचिवालय तक संचालित की जा रही है। यहाँ पर सचिवालय और विधानसभा के कार्मिकों के सरकारी आवास है। आज ई बस सेवा प्रारंभ हो गई है। सचिवालय के कार्मिकों के लिए है। ये 28 सीटर प्रारंभिक अवस्था में ये 28 सीटर बस सेवा प्रारंभ की गई है। दूसरी बात में और सुविधाएं में इसमें चार्जिंग की सुविधाएं है, साथ में कैमरा भी है, हर तरह की इसमें कई सुविधाएं हैं। तो ये इसमें सभी लोग आज कर्मचारी आए और काफी मात्रा में कर्मचारी आए और बहुत से 1 महीने का ये ट्रायल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार करूंगा। उन्होंने जो भी घोषणाएं शपथ ग्रहण समारोह में की थी, घोषणा के साथ साथ अन्य मांगों को भी पूरा किया है, जो कि एक ऐतिहासिक मांगे हैं। जो इस एक छोटे से कार्यकाल में जो हमने हमारे संघ ने जो काम किया है, इसको शायद सदैव याद रखा जाएगा और आगे भी संगठन इस बड़े मनोयोग से और मन लगाकर बहुत अच्छे से काम करेगा। मैं हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे की जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत द्वारा की जा रही है, जिसमें घटना के दौरान मौजूद पुलिस, नगर निगम और प्रशासन के अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी और ये जांच पूरी निष्पक्षता के साथ होगी। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को उनके द्वारा नोटिस भेज दिए गए हैं और इस सप्ताह में उन सभी अधिकारियों से अलग अलग दिन पूछताछ होगी। उनसे लिखित जवाब भी मांगा जाएगा। उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए भी घटना से जुड़े साक्ष्य पेश करने की बात कही है, जिसके लिए उन्होंने मेल आईडी और फोन नंबर जारी किया है। बनभूलपुरा थाने के अंदर इस संबंध में मैंने अभी जो संबंधित अधिकारी हैं इन सबको नोटिस दिए हैं और अगले हफ्ते के अलग अलग दिनों में मैंने समय दिया है कि वो अपना पक्ष इसमें रख सकें, कोई साक्ष्य देने हो वो दे सकें। और पब्लिक के लिए तो पहले से अवसर दिया हुआ है, तो पब्लिक में से तो खैर अभी तक कोई नहीं मेरे सामने आए हैं। 2 लोग आए हैं, लेकिन वो सीधे तौर पे घटना के संबंध में उनके साक्ष्य न होकर कुछ प्राइवेट झगड़ों के मामले थे। और बाकी जो अपने साक्ष्य देना चाहते हैं उनके लिए मैं अवेलेबल हूं और जो इंक्वायरी के बाकी स्टेजेस हैं उनको पूरा किया जाएगा। सभी को सुनने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। लच्छीवाला रेंज अंतर्गत मध्य रात्रि के समय राजाजी नेशनल पार्क से सटे हुए पुलावाला क्षेत्र में एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। घर की बाउंड्री बॉल तोड़कर सरसों और गेहूं की फसल रौंद डाले। स्थानीय व्यक्ति धनपाल सिंह नेगी ने बताया कि हाथी के हमले से वे बाल बाल बचे। हाथी को भगाने के लिए उन्होंने हवाई फायरिंग भी की। फायरिंग की गूंज का हाथी पर कोई असर नहीं हुआ। किसी तरह से उन्होंने अपने खेत से हाथी को बाहर किया। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में बाउंड्री वॉल और इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग लाइट लगाई जाए, जिससे कि जान माल की हिफाजत हो सके और छोटा किसान जानवरों से होने वाले नुकसान से उभर सके। ये
तार बाड़ आप देख रहे हो तोड़ दी उन्होंने, सारी तार बाड़ तोड़ दी, तार बाड़ नीचे कर दी। बाकी जो गन्ने का नुकसान है वो गन्ने का तो है ही है, और आंत तक रहेगा। रात को आप खेत में कैसे जाए काम करने के, आबादी क्षेत्रों में घरों के अंदर तक मतलब ये आ रहे हो। हम यही चाहते हैं, जैसे इस इलाके में देखो ये बुल्ला वाला जबरा वाला का क्षेत्र है, तो जो थोड़ा बहुत लोगों का जान पहचान जहाँ तक है, जबरा वाले में पूरी दीवार लगी, ऊपर बुल्लो वाले में उन्होंने जो है तारे लगा रखी, करंट छोड़ रखा, लेकिन बीच का इलाका बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है। सारे जानवर जो है इसी में घुस रहे हैं। हाथियों दिन तो लगातार आ ही रहे। कभी गन्ने की फसल तैयार होगी तो गन्ना तोड़ दिया, कभी गेहूं की फसल होगी तैयार तो गेहूं तोड़ दिया। कल रात जैसा है तो सरसों का खेत भी नाश मार दिया, आपने देख लिया। गन्ना भी तोड़ रखा, फिर गेहूं भी चुग रखी। मेरे तो ऐसे लगी जैसे मौत आ गई, बिल्कुल जस्ट बगल में आके खड़ा हो गया। न मैं भाग पाया न कुछ भागा, तो ये है कि वो अपना आप ही भाग पाया। एक केला हाथी है, वो एक ही दांत वाला है और बहुत ही बड़ा है। जैसे मतलब जैसा जाम आते होते वैसे भी नहीं, बहुत ही बड़ा था। मैंने खुद ही अपने आंखों से देखा। कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, पार्क क्षेत्र हो गया। पार्क से 1 फीट दूरी पे लच्छी वाला रेंज हो गया, वन विभाग हो गया, पीछे पार्क क्षेत्र हो गया। अब वो कहते हैं कि अगर कहीं नुकसान हो रहा तो लच्छी वाला जाओ। लच्छी वाला कहते हैं कि फोटो खींच के भेज देना, हम कर देंगे। किसी का कुछ नहीं। देश प्रदेश की लोकप्रिय और धार्मिक नगरी उत्तरकाशी में हर तीज त्योहार पर भक्तों का तांता लगा रहता है। अगर उत्तरकाशी में पर्यटन और पर्यटकों की बात करें तो यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अगर यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें तो नगर पालिका ने यात्रियों को शौचालय जैसी जरूरी सुविधा देना भी जरूरी नहीं समझा। बता दें कि जनपद मुख्यालय के नगर पालिका को बने हुए लगभग 50 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और 50 साल में महिलाओं के लिए सिर्फ 3 शौचालय बनवाए गए हैं। और उससे भी अटपटी और अचंभित करने वाली बात है कि उन तीनों शौचालय पर नगर पालिका ने ताला लटका रखा है, जिसकी वजह से यात्रा पर आए भक्तों को मनमाने पैसे वसूल रहे शौचालय में जाना पड़ रहा है। पालिका तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो बुरे हाल है। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे झगड़ा हुआ है और सिर्फ शौचालय की वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के लिए तो बहुत दूर की बात है, शौचालय की बात करते हैं, यहाँ पर पुरुषों के लिए शौचालय नहीं है। आप यहाँ पे जितनी लावारिस गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पे देखिए कि टेम्पो खड़ा है, आप पीछे देखिएगा, उसके पीछे सारा जोशाड़ा पेशाब करने के लिए आता है। हमारे घर हैं, लोगों के घर हैं, यहाँ पे माँ बेटियों का निकलना मुश्किल है। यहाँ से गुजारिश है गवर्नमेंट से कि कम से कम जोशाड़ा में 1-2 शौचालय महिलाओं के लिए तो हों। यहाँ उत्तरकाशी नगरी है, ये काशी नगरी। यहाँ पर जो है 2-2 यात्राएं चलती है, गंगोत्री और यमुनोत्री की। तो कई बार यहाँ पे जब यात्री लोग आते हैं तो खुद कई बार लोग यात्रियों ने मुझसे भी कहा है कि मैडम यहाँ पे शौचालय कहाँ होगा। तो मैंने उनको यहाँ पे जो काशी विश्वनाथ मंदिर के नीचे यहाँ पे एक शौचालय बना है, तो वहाँ पे जो है 5 या 10 रुपए दे के जो है महिलाओं को वहाँ पे जाना पड़ता है। मेरा नगर पालिका से अनुरोध निवेदन है कि आप लोगों ने जो ये शौचालय बना रखे इन पे ताले न लगा के इन्हें खोल दिए जाएं, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत होती है। बहुत बड़ी समस्या है अगर शौचालय नहीं है। मैं एक जोशाड़ा का व्यापारी हूँ और मैं इधर देखा कहीं भी नगर पालिका एरिया में कहीं भी महिला शौचालय नहीं है, और इससे खैर महिला शौचालय भी नहीं है और पुरुष शौचालय भी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि शौचालय के मामले में नगर पालिका ने जो काम किया है बिल्कुल जीरो है। कहीं भी शौचालय नहीं है और महिलाओं को, हमारे बच्चों को, हमारे व्यापारी भाइयों को इससे बहुत दिक्कत हो रही है। काशी विश्वनाथ की जो नगरी है, यहाँ पर ये 2 धाम पड़ते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, जैसे नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका में जो है महिलाओं के लिए जो शौचालय बने हुए हैं उसमें ताले लगे हुए हैं। इन अगर तालों को मतलब जो खोला जाए और उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाए तो सबसे उत्तम रहेगा महिलाओं के लिए। ये तो नगर पालिका की बहुत बड़ी हुआ है, जो बने हुए भी हैं उसकी देखरेख नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। और मैं समझता हूँ वाकई में जो है हमारे इस छोटे से बाज़ार में महिला टॉयलेट की बहुत कमी है। तो महिलाएं बेचारे जो है उनको जब टॉयलेट नहीं मिल पाता तो खुले में अपना जो है टॉयलेट करते हैं, और बड़ी मतलब हमारा एक बहुत गलत मैसेज आता है हमारे नगर के जो है। मेरा तो ये कहना है कि हमारे शिवनगरी उत्तरकाशी का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तरकाशी नगर में नगर पालिका द्वारा 3 शौचालय महिलाओं के लिए बनाए गए जो दूर दूर से नगर में आए, परंतु तीनों शौचालयों को हमने कितने बार देखा वो बंद ही रहते हैं। आज तक उसका कारण समझ में नहीं आया, परंतु सरकार को जो ये सरकारी शौचालय है नगर पालिका द्वारा बनाए गए, इनके दरवाजे तुरंत खुलवाने चाहिए। व्यापार मंडल वाले द्वारा के माध्यम से भी नगर पालिका में कितने बार हम लोगों ने लिखित दिया, पर इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय देहरादून में बने आईसीसी के वॉर रूम को कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग रूम बना रही है। वहीं वॉर रूम अध्यक्ष नवीन जोशी ने कहा कि भाजपा ने कई मुद्दों पर जनता के हितों की अनदेखी की है, उस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दे उठाने जा रही है। उन्होंने बताया कि वॉर रूम के माध्यम से कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर तक पहुंच रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी अपने मैनिफेस्टो को आम जनता की जरूरत के हिसाब से बनाएगी, जिससे लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर दी जा सके। चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है। चुनाव को पूरी गंभीरता से कांग्रेस लड़ेगी और हमारे वॉर रूम के माध्यम से हम पूरे ब्लॉक स्तर पे हम लोग जा रहे हैं। हम बीएलए के पास जा रहे हैं। जो लोगों की समस्याएं हैं उनको हम प्रमुखता से उठाएंगे। जो हमारा मैनिफेस्टो होगा, जो आम जरूरत की चीजें हैं, उनको मैनिफेस्टो में भी हम जोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उससे आम जन त्रस्त हो चुका है। यहाँ पे विकास नाम का कोई चीज नहीं हो रही है। यहाँ पे पलायन हो रहा है। बेरोजगार जो हमारे साथी हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारे मुद्दे हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। वॉर रूम के माध्यम से हमारी भारतीय जनता पार्टी की हर बात पे पैनी नजर रहेगी। निश्चित तौर पे हम उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें यहाँ से जीत के इस बार जाएंगे। बद्रीनाथ के आसपास हुई बर्फबारी के बाद अब वन विभाग ने बद्रीपुरी क्षेत्र में वन्य जीवन की सुरक्षा, संरक्षण और वन संपदाओं की निगरानी बाबत रैकी के साथ साथ लंबी दूरी की पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी और वन कर्मियों की एक टीम ने गोविंद घाट वन प्रभाग के तहत हनुमान टट्टी क्षेत्र से बद्रीनाथ धाम क्षेत्र तक की सघन चेकिंग, पेट्रोलिंग अभियान पूरा किया। वन विभाग के अधिकारियों ने बद्रीनाथ धाम में वन विश्राम गृह सहित चौकियों का भी जायजा लिया। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तराखंड भाजपा के 250 प्रतिनिधि शामिल हुए। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। आने वाले 100 दिनों में लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से देश भर में लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से 6 करोड़ युवाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक लाभार्थी के पास जाकर प्रधानमंत्री की ओर से प्रणाम कहा जाएगा और केंद्रीय योजनाओं से मिलने वाले लाभ के भाव से अब लाभार्थियों के बीच जाया जाएगा। आगामी जो 100 दिन है, उन 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, संगठनात्मक तैयारियां हैं, उन सब कार्यों को पूरा करेगा। और आने वाले 100 दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभियान चलने वाले हैं, चाहे वो देश भर में चलने वाला लाभार्थी संपर्क अभियान हो, जिससे लाभार्थी संपर्क अभियान के माध्यम से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 6 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचने का उसने लक्ष्य रखा है। प्रत्येक लाभार्थी पे जाकर उसको प्रधानमंत्री जी की ओर से उसको प्रधानमंत्री जी का सादर प्रणाम कहते हुए, उसको प्रधानमंत्री जी की जो उससे मिलने वाले जो उसके लाभ हैं, ऐसा भाव लेकर हम सभी लाभार्थियों तक जाएंगे और लाभार्थी को नमो ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री से जोड़ने का काम भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के आते देश भर में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा 22 तारीख को उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं, जिसके बारे में जानकारी देते हुए महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि अलका लांबा ने हाल ही में पूरे देश में नारी न्याय सम्मेलन की शुरुआत की है, जिसके लिए उत्तराखंड में भी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। वहीं 22 फरवरी को होने वाले सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अलका लांबा देहरादून आएंगी। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर बैठक करेंगी। हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अलका लांबा जी, वो 22 फरवरी को देहरादून आ रही हैं और अभी हमारे पूरे देश में अलका लांबा जी ने नारी न्याय सम्मेलन का आह्वान किया और पूरे देश में वो सम्मेलन इस वक्त हो रहे हैं। और उसी कड़ी में उत्तराखंड में 22 फरवरी को देहरादून में हमने एक नारी न्याय सम्मेलन रखा हुआ है, जिसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रतिभाग करेंगी। सबसे पहले प्रेस को संबोधित करेंगी। 12 बजे से हमारा नारी न्याय सम्मेलन है और 2 बजे के बाद हम लोगों का जो प्रदेश कार्यकारिणी की जो बहनें हैं
प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, जिलाध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन लोगों से मैडम व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना चाहती हैं, तो वो उनसे बात करेंगे और शाम को उनकी वापसी है उस दिन। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में दिन का कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी है। इस बीच जनजीवन सामान्य हो चला है, इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। सिटी मजिस्ट्रेट रीचा सिंह का कहना है कि हालात सामान्य रहे तो कर्फ्यू पूर्ण रूप से हटा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोगों की समस्या को देखते हुए वहां पर सभी विभागों के अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। जिला प्रशासन पूरी निगरानी कर रहा है। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती के बीच सभी दुकानें खुली हुई हैं। सभी जान रहे हैं अब नाइट कर्फ्यू इस क्षेत्र में लागू है, शांतिपूर्वक सारी स्थिति है और सभी दुकानें खुली हुई हैं, लोग अब आराम से आ जा रहे हैं। इसके अलावा जो वो स्थल है जिसे मल्लिका बगीचा, उसके आसपास जो कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पर भी सुविधाएं लोगों को प्रदान की जा रही हैं। किसी को कोई समस्या उसमें अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं, उसे दूर किया जा रहा है। और इसमें हमारे जो शहर के इसमें इमाम साहब लोग हैं, जो मौलाना साहब लोग हैं, उन्होंने भी अपील करी है सभी लोगों ने, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। ये स्थिति रही है तो शीघ्र ही उच्चाधिकारी इसमें हमें दिशा निर्देश देंगे और इस कर्फ्यू को आगे हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को लेकर उत्साहजनक नतीजे नजर आ रहे हैं। योजना शुरू होने से अभी तक 11 महीने में 839 करोड़ रुपए के निवेश के आवेदन दिए जा चुके हैं। बता दें कि इस योजना में लोग 20 से 200 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगा सकेंगे। अभी तक मिले आवेदनों में से 297 को सहमति पत्र जारी किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में अब तक 40 मेगावाट क्षमता से अधिक के प्लांट लगाने की दिशा में काम आगे बढ़ चुका है। इस योजना को लेकर युवा खासा उत्साहित दिख रहे हैं। रोजगार के लिए उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को सजग होना पड़ेगा और जो यहाँ पे स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं उनको सहूलियत राज्य सरकार को देनी पड़ेगी। जिस प्रकार से नारायण दत्त तिवारी जी ने लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे सब्सिडी लोगों को दी थी और लैंड भी यहाँ से उपलब्ध कराई थी उनको, उसी प्रकार सरकार को योजनाएं लेके आनी पड़ेगी। यहाँ पे अपार संभावना है। आप सोलर प्लांट लगा सकते हैं, आप हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, आप कोई और उद्योग राज्य के अंदर लगा सकते हैं। सरकार को चाहिए जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं और जो हमारे जो युवा साथी हैं, जो बेरोजगार हैं, जो स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, अपना उद्योग धंधा स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए सरकार को सारी सहूलियतें देनी पड़ेगी। लोन की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी उनको और उनको सब्सिडी भी देनी पड़ेगी, उनको भूमि भी उपलब्ध करानी पड़ेगी। ये सब सरकार को सोचना चाहिए। जैसे सरकार ने अभी इन्वेस्टर समिट किया था तो उन्होंने दावे किए हैं कि कई हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड के अंदर आएगा, लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं दिख रहा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित 250 प्रतिनिधियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रतिभाग किया। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्लानिंग की जाए, तो वही आगामी लोकसभा चुनाव में नए मतदाताओं को भाजपा से जोड़ने की बात की। नए मतदाता चुनाव को नई दिशा देने का काम करते हैं। जो हमारा नया मतदाता है, स्टेट में हो या देश के हो, उनके लिए प्रोग्राम, उनके लिए कार्यक्रम, उनके साथ संवाद, उनके साथ कम्युनिकेशन, हमारी भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स नए मतदाताओं के उज्जवल भविष्य के लिए क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है, क्या उसका जो है कंसेप्ट है, उसको लेके उनसे लगातार जो है बातचीत करना, अपने कार्यक्रमों में लाना, ये फोकस है। और निश्चित रूप में नया मतदाता जो है वो चुनाव को एक दिशा देता है। वो बड़ा ही ये कह लीजिए टर्निंग पॉइंट नया मतदाता, ये जो हमारा 18 साल से लेकर और जो 21 साल वाला है या 25 साल वाला है, ये एक तो उत्साही होता है, ये वानर समान होता है, यानी कि वानर जैसा उसके अंदर जोश, जुनून, समर्पण, संकल्प और किसी भी चीज को जो है असंभव को संभव करने के लिए नए मतदाता पर ही हम लोग जो हैं ज्यादा फोकस कर रहे हैं।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में शासन ने 6 साल के बाद प्राचार्य की नियुक्ति कर दी है। डाइट लोहाघाट के प्रभारी प्राचार्य दिनेश खेतवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 6 साल से संस्थान प्राचार्य विहीन चल रहा था, लेकिन शासन ने डाइट डीडीहाट के हरक राम कोहली को डाइट लोहाघाट के प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया है, जो इसी हफ्ते अपना पदभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने बताया कि स्थायी प्राचार्य की तैनाती होने से संस्थान की प्रशासनिक और अकादमिक व्यवस्थाएं सुधरेंगी। खटीमा उप वन प्रभाग के सीमांत सुरई वन रेंज की टीम ने साइबेरिया पक्षी का मांस एक घर से बरामद किया है। इस मामले में घर के मालिक पर कार्रवाई की गई है। वहीं पक्षियों का शिकार कर मांस को बेचने वाले शिकारियों को पुलिस तलाश रही है। इस मामले में वन विभाग की टीम भी सक्रिय है। सुरई वन रेंज के डिप्टी रेंजर सतीश रेखाड़ी ने बताया कि एक घर में मांस रखने की सूचना मिली थी, जिस पर ये कार्रवाई की गई है। मांस बरामद कर आरोपी की तलाश जारी है। की नाम का आदमी था, उससे और उसकी वाइफ से जो है जब पूछताछ की गई तो ऐसा आभास हुआ कि ये कृत्य जो है इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। उनसे जब इस संबंध में अग्रिम पूछताछ की गई तो पता चला कि एक व्यक्ति जो है कार्तिक विश्वास नाम का व्यक्ति इन्हें अक्सर परेशान किया करता था कि अगर तुम जो है हमसे जो है नहीं बात करोगी या हमसे जो है नहीं संबंध रखोगे तो हम तुम्हें झूठे केस पे या तुम्हारे पति को जो है फंसा देंगे। उसमें अग्रिम जब कार्रवाई की गई तो कार्तिक विश्वास को रेंज ऑफिस बुला के जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके दोस्त शंभू और संजय द्वारा चिड़िया जो है ये मेलाघाट रोड पे, खटीमा मेलाघाट रोड पे डैम किनारे से किसी से चिड़िया खरीद के लाई गई थी, जिसको उसने रंजिश उस परिवार में राजेश रस्तोगी के घर पे रखा था और उसे झूठा फंसाना चाह रहा था। जब अपराध की जो है विस्तृत जांच की गई तो उसमें ये पाया गया कि इसमें जो है कार्तिक विश्वास सन ऑफ मधु विश्वास, शंभू विश्वास सन ऑफ विश्वजीत विश्वास अपराधी प्रतीत होते हैं या इनसे स्पष्ट होता है कि अपराधी है। इनके बयान जो है लिखित बयान इनके द्वारा दिए गए हैं और जो है जिस आधार पे इन दोनों को लिया। खटीमा से खबर आपको बता रहे, जब वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। साइबेरिया पक्षी का मांस एक घर से बरामद किया है। फिलहाल वन विभाग की टीम को पक्षियों के शिकारियों की तलाश जारी है। उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां लगातार मानव और वन्य जीव के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों का सरकार और वन विभाग को लेकर विरोध जारी है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बाघ, गुलदार, हाथी और भालू का आतंक बढ़ रहा है। रामनगर में घटी घटनाओं को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति लंबे समय से आंदोलन कर रही है। संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर रामनगर के ग्राम कानिया रामलीला ग्राउंड में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए कई लोगों ने प्रतिभा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए इसके लिए वन विभाग और सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अलचौना में निकिता शर्मा को मारा, मेरे ही पड़ोस में मेरी ही भतीजी, और उससे पहले 2 महिलाएं और मारी उसी एरिया में। एक कसाला में मारी गई, मलवताल में, और एक पिंडो में मारी गई। दिन ब दिन वही नुकसान, वही आदमखोर का भय। हमारा तो मतलब ये समझे कि मतलब शाम के 6 बजे के बाद सुबह जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक हम जेल की तरह, जेल के अंदर जैसा एक कैदी रहता है उस प्रकार से पूरे गाँव वासी, पूरा इलाका ही, पूरा भीमताल, पूरा क्षेत्र पूरा ही हम कैद बन के रखते हैं। हमारी यही मांग है कि बाघों को पकड़ो, इनको या तो गोली मारो या इनको यहाँ से बहुत दूर जहाँ इनका एक क्षेत्र, एक प्राइवेट इनको रखा जाता है वहाँ रखा जाए। लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, और उसके अलावा जब वन विभाग के लोग आते हैं तो वो हमारी कोई सुरक्षा करते नहीं है। खाली पता नहीं कहाँ से बाघों को लाके हम लोगों को दिखाते हैं, पता नहीं, हमें देखा नहीं हमने कहाँ से पकड़ा बाघ। जब सरकार कहती है, जब हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम तुम्हें राहत देते हैं, कहाँ से कहाँ गया वो राहत? कुछ नहीं। उसका अगर आप अंदर खाने जाके देखेंगे ना, बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही है। हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए क्या सरकार करेगी वो? दूसरा, उन बाघों को, जो बाघ, जो आदमखोर बाघ, वो हमें दिखना चाहिए कि कहाँ से पकड़ा गया। मारा जा रहा है, उसे मारे, और क्या कहते हैं, हमारे लोगों की पूरी सुरक्षा करें। सारे लोग यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं कि भाई कैसे हम अपनी सुरक्षा करें, क्योंकि ना तो वन विभाग के अधिकारी, ना सरकार जनता से ना संवाद कायम कर रही है।
बल्कि वो तो हैदराबाद के अंदर जलसे आयोजित करके बाघ को बढ़ने की खुशियां मना रही है। तो हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड में 560 बाघ हैं, 3000 से ज्यादा तेंदुए हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए। और साउथ अफ्रीका में जो है बैलेंस हंटिंग की जाती है, लोगों को परमिट दे करके उनको मारने की जो अनुमति दी जाती है। तो इस तरह की कोई योजना। इसी के साथ फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए INE 24। नमस्कार।